राधे राधे, नमस्कार सभी लोगों को। तो आज एक बार फिर उपस्थित हैं अगला पार्ट लेकर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का। तो आज हम देखेंगे इसका तीसरी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी से शुरू करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमने दो कल पढ़ ली थी, एडॉप्टेशन एबिलिटी और बैलेंस एबिलिटी। हम इन दोनों को कल पढ़ चुके थे। अब तीसरी आती है कपलिंग एबिलिटी, मतलब युग्मन की क्षमता, एक मूवमेंट को दूसरे मूवमेंट से जोड़ने की ताकत या जोड़ने की क्षमता, समन्वय बनाने की, दो मूवमेंट्स में एक साथ कपल करने की, जैसा इसके नाम से पता चलता है। तो इट इज द एबिलिटी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट मूवमेंट्स, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करने की, अलग अलग बॉडी पार्ट जो मूवमेंट कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करने की। एग्जाम्पल के तौर पे मूवमेंट्स ऑफ हैंड, फीट, ट्रंक, हाथ, पैर और ट्रंक के मूवमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करने की क्षमता विद वन अनदर, एक दूसरे से, एंड इन रिलेशन टू अ डिफाइनाइट गुड ओरिएंटेड होल बॉडी मूवमेंट, पूरी होल बॉडी के मूवमेंट के रिलेशन में हाथ, पैर, ट्रंक, इन सारे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करने की क्षमता कपलिंग एबिलिटी कहलाती है। और इससे अच्छे से समझेंगे हम आगे। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द कैपेसिटी टू कोऑर्डिनेट एंड इंटेग्रेट मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेट करने की और इंटेग्रेट करने की मूवमेंट्स को, ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स जो एक ही टाइम पे हो रहे हैं, जैसे आर्म्स, लेग्स, ट्रंक, हेड, इन सबको इनटू वन इफेक्टिव यूनिफाइड एक्शन, एक प्रभावशाली और यूनिफाइड एक्शन में उसे इंटेग्रेट करने की और कोऑर्डिनेट करने की, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को क्षमता, ये कपलिंग कहलाती है। तीसरी और सबसे छोटी डेफिनेशन सिंपल वाली देखते हैं। इट इज द एबिलिटी टू लिंक डिफरेंट मूवमेंट्स टुगेदर टू परफॉर्म अ कंप्लीट स्किल, अलग अलग मूवमेंट्स को एक साथ लिंक करने की, एक कंप्लीट स्किल में जो अलग अलग हाथ पैरों के या किसी भी तरह के मूवमेंट आते हैं उनको एक साथ लिंक करने की क्षमता कपलिंग कहलाती है। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन अपर एंड लोअर बॉडी, अपर बॉडी और लोअर बॉडी में स्मूथ कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरा, प्रॉपर टाइमिंग एंड रिदम ऑफ मूवमेंट, प्रॉपर टाइमिंग होती है और रिदम होता है मूवमेंट्स में। एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ फोर्स थ्रू द बॉडी, ट्रांसफर ऑफ फोर्स बॉडी में एफिशिएंट, अच्छे तरीके से, प्रभावशाली ढंग से ट्रांसफर ऑफ फोर्स होता है जहां जितना होना चाहिए। एसेंशियल फॉर कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स, कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कई तरह के काम हाथ पैरों से और बॉडी के अलग अलग पार्ट से एक साथ किए जाते हैं। बहुत सारी स्किल्स ऐसी होती हैं खेलों में, आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स, इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। स्पोर्ट्स में इम्प्रूव्स टेक्निकल एफिशिएंसी, टेक्निकल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, मतलब टेक्निकली स्ट्रांग होता है आदमी, इससे कपलिंग एबिलिटी अच्छी होगी तो वो टेक्निकली स्ट्रांग होगा। हेल्प्स इन परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स स्किल स्मूथली, जैसे अभी बताया ना कि कॉम्प्लेक्स स्किल्स जो होती हैं जिसमें कई सारे बॉडी पार्ट्स को एक साथ कोलैबोरेट करके काम किया जाता है, तो उसमें परफॉर्म करने में ऐसी स्किल्स को आसानी रहती है। इंश्योर इकोनॉमिकल यूज ऑफ एनर्जी, ये सब में आएगा। जैसे मैंने बोला था, एनर्जी का इकोनॉमिकल यूज, जितनी अच्छी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होंगी उतना ही हम इकोनॉमिकल मूवमेंट परफॉर्म कर पाएंगे। सारी ही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के लिए ये माना जाता है कि वो इसमें काम करती हैं। एनहांस स्पीड, स्पीड बढ़ती है, अगर कपलिंग एबिलिटी अच्छी है तो हम स्पीड से काम कर पाते हैं। एक्यूरेसी बढ़ती है और पावर ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट में जो पावर है, जो अप्रोप्रिएट पावर है, वो भी बढ़ती है, एनहांस होती है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हॉकी में इसका एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेटिंग फुटवर्क, बॉडी रोटेशन एंड स्टिक मूवमेंट ड्यूरिंग अ हिट। जब हम बॉडी हिट लगा रहे होते हैं हॉकी में, तो उस वक्त फुटवर्क, पैरों का, रॉन्ग फुट हिट भी लगाते हैं और राइट फुट हिट भी लगाते हैं, उसमें बॉडी रोटेट करती है वो, और स्टिक का मूवमेंट, इन सारे चीजों को एक साथ करते हैं तो उसका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, वो कपलिंग होती है। इन दो तीन तरह के मूवमेंट्स की कपलिंग एबिलिटी अच्छी होगी तभी वो अच्छा हिट कन्वर्ट हो पाएगा। फुटबॉल में कोऑर्डिनेटिंग रनअप, लेग स्विंग, रनअप को, लेग स्विंग को, और बॉडी बैलेंस ड्यूरिंग किक, जब हम किक मार रहे होते हैं सेम उसी की तरह उसमें हिट मार रहे होते हैं तब हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कई चीजों को। यहाँ आप किक लगाते हैं फुटबॉल में तब भी हमें रनअप, लेग स्विंग और बॉडी के बैलेंस को, इसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है किक लगाने के दौरान। ये कपलिंग एबिलिटी से संभव होता है। स्विमिंग में इसका एडवांस वो है, एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेटिंग आर्म स्ट्रोक,
लेग किक्स, हम हाथों के स्ट्रोक्स लगा रहे होते हैं स्विमिंग करने में और पैरों से पीछे किक कर रहे होते हैं एक साथ। एंड ब्रीदिंग, साथ में हम सांस भी ले रहे होते हैं, एक ब्रीदिंग पैटर्न भी मेंटेन कर रहे होते हैं। इन तीनों को कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तो यहाँ पे कपलिंग काम करती है। बैडमिंटन में कोऑर्डिनेटिंग फुटवर्क, जंप और रैकेट एक्शन ड्यूरिंग अ स्मैश। जब हम स्मैश लगाते हैं तो हम जंप भी करते हैं, फुटवर्क भी होता है हमारा, और रैकेट का भी एक्शन होता है, एक प्रॉपर मूवमेंट होता है, पीछे जाता है फॉलो थ्रू के साथ और फिर आगे स्मैशिंग मूवमेंट होता है। तो ये बैडमिंटन का एग्जांपल हो गया इसका। उम्मीद है कपलिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं तो इसे दोबारा देख लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब अगली है डिफरेंशिएशन एबिलिटी, विभेदीकरण की क्षमता। डिफरेंशिएशन में मतलब विभेदीकरण, विभेद करना दो चीजों में। अब इसे समझते हैं। इट इज द एबिलिटी टू अचीव अ हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग, हाई लेवल की फाइन ट्यूनिंग एंड हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल मूवमेंट, मतलब हार्मनी इंडिविजुअल मूवमेंट में और हाई लेवल की फाइन ट्यूनिंग को अचीव करने की क्षमता है ये। फेजेस, मूवमेंट फेज, इंडिविजुअल मूवमेंट फेजेस में एंड बॉडी पार्ट मूवमेंट में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। इट फाइंड्स एक्सप्रेशन इन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड मूवमेंट इकोनॉमी। ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अचीव कराती है और मूवमेंट इकोनॉमी अचीव कराती है, ये वाली क्षमता डिफरेंशिएशन क्षमता। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं इसकी एक और। डिफरेंशिएशन एबिलिटी इज द कैपेसिटी टू अचीव फाइन ट्यूनिंग, ये फाइन ट्यूनिंग को अचीव करने की, किसी भी मूवमेंट की फाइन ट्यूनिंग को अचीव करने की ऑफ मूवमेंट बाय एक्यूरेटली कंट्रोलिंग फोर्स, स्पीड, टाइमिंग एंड रेंज ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल। जैसी स्किल की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हुए, रेंज ऑफ मोशन को कंट्रोल करते हुए, टाइमिंग को कंट्रोल करते हुए, स्पीड को कंट्रोल करते हुए और फोर्स को कंट्रोल करते हुए किसी भी मूवमेंट की फाइन ट्यूनिंग को अचीव करना, वो वाली क्षमता डिफरेंशिएशन एबिलिटी है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन, हर एक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की मैंने 3 डेफिनेशन दी हैं, इसीलिए 3 डेफिनेशन मैंने ढूंढ के निकाली हैं कि एक से अगर क्लियर ना हो रहा हो तो दूसरे से और ज्यादा क्लियर हो जाए, और तीसरे से हम कोशिश करें उसे समराइज करने की, सबसे छोटा लिखने की। अगर कम शब्दों में प्रिसाइज वे में हम लिखेंगे तो वो प्रिसाइज वाली डेफिनेशन मैंने हर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की तीसरी दी है। तो इसमें हम देखते हैं, इट इज द एबिलिटी टू जज एंड एडजस्ट हाउ मच फोर्स, ये एबिलिटी है जज करने की, एडजस्ट करने की, कि कितना, हाउ मच फोर्स, स्पीड और मूवमेंट इज नीडेड, कितनी फोर्स जरूरी है, कितनी गति जरूरी है और मूवमेंट कितना जरूरी है, इस बात को जज करने की एबिलिटी डिफरेंशिएशन एबिलिटी है। यहां और ज्यादा ये क्लियर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। डिफरेंशिएशन एबिलिटी के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, द हाई लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन एबिलिटी डिपेंड्स ऑन मूवमेंट एक्सपीरियंस। जितना आपको मूवमेंट का एक्सपीरियंस होगा उतनी ही आपकी डिफरेंशिएशन एबिलिटी अच्छी होगी। मतलब मोटर मेमोरी जितनी होगी किसी भी स्किल की या मूवमेंट की, उसके आधार पर डिफरेंशिएशन एबिलिटी अच्छी हो जाएगी। मतलब जितनी आपने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, जितना उसे रिफाइन करके रखा होगा किसी भी स्किल को, उतनी डिफरेंशिएशन एबिलिटी उसमें डेवलप हो सकती है। एंड द डिग्री ऑफ मास्टरी, है ना, वही जब मैं बोला जितना रिफाइन कर रखा होगा, ओवर मोटर एक्शन, किसी भी मोटर एक्शन पे आपकी कितनी मास्टरी है वो इस बात को शो करती है, उसी पे डिपेंड करती है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। उतना ही अच्छे से आप डिफरेंशिएशन एबिलिटी को वहां शो कर पाएंगे और यूटिलाइज कर पाएंगे। प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स पे प्रिसाइज कंट्रोल होता है डिफरेंशिएशन एबिलिटी में। ठीक है। एक्यूरेट टाइमिंग एंड मूवमेंट एग्जीक्यूशन, एक्यूरेट टाइमिंग होती है मूवमेंट एग्जीक्यूशन की, मूवमेंट एग्जीक्यूशन अच्छा होता है और एक्यूरेट टाइमिंग के साथ होता है। एफिशिएंट सेंसरी मोटर फीडबैक, सेंसरी मोटर जो फीडबैक है वो एफिशिएंट होता है। मतलब सेंसरी मोटर फीडबैक क्या है कि अफरेंट और एफरेंट जो इम्पल्स जा रही हैं, जो फीडबैक जा रहा है वहां से और जो कमांड आ रही है, उसका नेटवर्क अच्छा काम करता है। मतलब ये रेगुलेशन जो सीएनएस का है उससे रिलेटेड चीजें वो बेहतरीन काम करेगा, तो डिफरेंशिएशन एबिलिटी पाई जाएगी वहां। हाई लेवल ऑफ मूवमेंट इकोनॉमी, जैसे मैंने बोला कि सब में ही पाया जाता है। मूवमेंट इकोनॉमी के लिए तो हर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हर ही कंट्रीब्यूट करेगी, सारी ही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी मूवमेंट इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है। और मूवमेंट इकोनॉमी एक तरीके का बहुत मतलब डिजायरेबल एस्पेक्ट है किसी भी परफॉर्मेंस का। जितनी आपका मूवमेंट इकोनॉमिकल होंगे, एनर्जी एफिशिएंट होंगे, उतना ही ज्यादा अच्छी तरह से आप किसी भी एग्जीक्यूशन को कर पाएंगे, स्किल के को, टेक्निक के को, या फिर हम बोलें कि मोटर एक्शन के को।
तो ये बहुत जरूरी है और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ यही है, जितनी हम एनर्जी एफिशिएंट मूवमेंट कर पाएंगे उतना ही हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और ज़्यादा देर तक कर पाएंगे, हमारे पास एनर्जी और ज़्यादा रहेगी और अच्छे से ज़्यादा देर तक करने के लिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं स्पोर्ट्स में। एसेंशियल फॉर एक्यूरेसी बेस्ड स्किल, जो एक्यूरेसी बेस्ड स्किल होती हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इम्प्रूव्स टेक्निकल परफेक्शन, टेक्निकल परफेक्शन को इम्प्रूव करती है, टेक्निकली आप परफेक्ट होते हैं अगर ये एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है तो बहुत आसानी से आप टेक्निकली एक्वायरमेंट कर पाते हैं टेक्निक्स का। मेक मूवमेंट्स एनर्जी एफिशिएंट, वही वाली बात, एनर्जी एफिशिएंट मूवमेंट बनता है। हेल्प्स इन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में ये हेल्प करती है, निरंतर जो प्रदर्शन है उसमें। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। हॉकी में अप्लाइंग करेक्ट फोर्स वाइल पासिंग और शूटिंग, पास के लिए कितनी फोर्स चाहिए हमें और शूट के लिए कितनी फोर्स चाहिए, वो एक्यूरेट हम यूज कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन एबिलिटी जितनी अच्छी होगी तो उसी की वजह से हम पास और शूट में जो फोर्स एप्लीकेशन है उसको हम डिफर कर पाते हैं कि पास के लिए कितनी फोर्स चाहिए और शूट के लिए कितनी फोर्स चाहिए, फोर्स और स्पीड। क्रिकेट में प्लेइंग अ शॉट डिफेंसिव शॉट, सॉफ्ट डिफेंसिव शॉट, सॉरी, प्लेइंग अ सॉफ्ट डिफेंसिव शॉट और पावरफुल ड्राइव एज रिक्वायर्ड। कभी हम सॉफ्ट डिफेंसिव शॉट लगाते हैं और कभी हम पावरफुल ड्राइव लगाते हैं, कवर ड्राइव या फ्लिक, जो भी जैसे जरूरत होती है। तो वो हम यहाँ पे भी अपनी फोर्स को और उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, स्पीड ऑफ मूवमेंट, स्पीड ऑफ बैट स्विंग को हम यहाँ एडजस्ट कर रहे होते हैं, वो डिफरेंशिएशन एबिलिटी की वजह से होता है। बैडमिंटन में कंट्रोलिंग पावर एंड ड्रॉप शॉट, ड्रॉप शॉट जब हम लगाते हैं जो हल्के हाथ से खेला जाता है तो उसमें पावर रिड्यूस की जाती है, फोर्स रिड्यूस की जाती है। और क्लियर जब हम करते हैं तो उसमें अलग तरह की पावर लगती है, अलग तरह की स्पीड लगती है और स्मैश में अलग तरह की होती है। तो ये डिफरेंस होता है तीनों चीजों में, इसे हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं तीनों को इसी वजह से। वॉलीबॉल में कंट्रोलिंग फोर्स ड्यूरिंग सेट, जब हम बॉल को सेट कर रहे होते हैं, फिंगरिंग कर रहे होते हैं, बूस्ट कर रहे होते हैं तब, सर्व कर रहे होते हैं तब, और स्पाइक कर रहे होते हैं जब स्मैश कर रहे होते हैं तब, तीनों में हम फोर्स को कंट्रोल करते हैं डिफरेंशिएशन एबिलिटी की वजह से। तो ये वो एबिलिटी। अब हम बात करते हैं पांचवी, रिएक्शन एबिलिटी, जिसपे हम स्पीड जब हम पढ़ी थी हमने उसमें भी इस पे डिस्कस कर चुके थे थोड़ा सा। तो रिएक्शन एबिलिटी क्या है? आपकी रेस्पॉन्स करने की एबिलिटी है किसी भी कमांड को या किसी भी फीडबैक के आधार पे। अब इसके लिए मैंने एक चीज और लिखी थी, अभी एक शॉर्ट डाला है उसे भी देख लीजिएगा। रिएक्शन टाइम जो है उसके भी अपने कंपोनेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन टाइम केवल वही है कि एक सिग्नल तुमको मिला, इनपुट मिला और उस पर आपने रेस्पॉन्स किया, उसके बीच में जितना समय लगा है वो रिएक्शन टाइम है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका रिएक्शन टाइम के भी अपने कंपोनेंट हैं, तो उन्हें हम उस शॉर्ट में देखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शॉर्ट देख लें, कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन टाइम मैंने डाल रखा है, तो उसे भी देखें तो उससे और ज्यादा क्लियर होगा कि रिएक्शन टाइम क्या है और क्या होता है। स्पीड वाले वीडियो में दिया गया है मूवमेंट टाइम, रिएक्शन टाइम, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं और वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं, वो फेज होते हैं रिएक्शन टाइम के। अच्छा ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम इस पे आएंगे टॉपिक पे। इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली, क्विक रिएक्ट करने की, एंड इफेक्टिवली टू अ सिग्नल। सिंपली हम इसे ऐसे समझते हैं, इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली टू अ सिग्नल। किसी भी सिग्नल पे इफेक्टिवली और क्विकली रिएक्ट करने की क्षमता, रेस्पॉन्स देने की क्षमता किसी भी सिग्नल पे या कमांड पे, वो हमारा रिएक्शन एबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब रिएक्शन एबिलिटी की दूसरी डेफिनेशन, रिएक्शन एबिलिटी इज द कैपेसिटी टू इनिशिएट, शुरू करने की कैपेसिटी, एंड एग्जीक्यूट अ मोटर रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स जो किसी भी कमांड के बाद या सिग्नल के बाद दिया जाता है, एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, जितना कम समय लेते हुए, आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ अ स्टिमुलस, मतलब आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब वही कमांड, कमांड के बाद, सच एज विजुअल कमांड हो, विजुअल स्टिमुलस हो, चाहे ऑडिटरी हो, सुन के देख के, या टैक्टाइल सिग्नल हो, मतलब टैक्टिस अलाउ कर रही हो, रणनीतिक रूप से जो चीज जरूरी हो वो हम रेस्पॉन्स दें उस वक्त ड्यूरिंग मूवमेंट। तो वो होता है रिएक्शन एबिलिटी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक होता है सिंपल रिएक्शन जिसमें हमें कमांड का पता होता है, जैसे हम रनिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें पता है गन शॉट होगा और हमें पता है कि ऑन योर मार्क सेट और उसके बाद एक गन शॉट आने वाला है। एंटीसिपेटेड रिएक्शन वो है, कमांड है, यहाँ एंटीसिपेटेड सिग्नल है, तो वहां पे हम बोलेंगे सिंपल रिएक्शन। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जहां पे जो कमांड है या स्टिमुलस है वो एंटीसिपेटेड नहीं होता, रैंडम होता है, अचानक, अनएक्सपेक्टेड। जैसे टीम गेम्स में कभी भी हमें कहीं भी किधर भी रन करना पड़ता है, हॉकी में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अपोनेंट इधर गया तो हमें उधर ही स्विंग करके उधर जाना पड़ता है, स्प्रिंट करके। फुटबॉल में भी ऐसे ही होता है, और बैडमिंटन में भी हमें बहुत सारे मूवमेंट ऐसे रिएक्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि वहां से ड्रॉप आया तो हमें ड्रॉप के अकॉर्डिंग नेट के पास जाना पड़ेगा।
स्लाइड करके ग्लाइड करके, और अगर शॉट आया वहां से स्पाइक आ रहा है तो उसके लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमें नहीं पता होता कि सिग्नल क्या है, स्टिमुलस क्या है, और हमें उस पर रिस्पॉन्स करना पड़ता है एज पर द सिचुएशन डिमांड। जैसे सिचुएशन डिमांड करती है, अनएक्सपेक्टेड वे में सिग्नल आते हैं और हमें स्टिमुली मिलता है, उस पर हम रिएक्ट करते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाते हैं, जिसमें एंटिसिपेटेड नहीं होता सिग्नल या स्टिमुली। की कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत अच्छी होती है, तभी रिएक्शनेबिलिटी अच्छी मानी जाती है जब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अच्छी हो रही होगी, मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसका प्रोसेस अच्छा हो रहा होगा, तभी आप स्पीड अच्छे से रिएक्शन कर पाएंगे। रिएक्शनेबिलिटी तभी अच्छी मानी जाएगी, तभी अच्छी हो सकती है जब ये हो रहा हो। दूसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग। तुरंत डिसीजन मेक करते हैं हम, तब ये संभव होता है जब डिसीजन मेकिंग क्विक हो, जितनी जल्दी निर्णय लेने की क्षमता। अब हमें एकदम स्टिमुलस मिला और हमें तुरंत निर्णय लेके वो काम करना है, ठीक है। तीसरा, एफिशिएंट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। हमारी नर्वस सिस्टम का और मसल्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। अब इसे समझने के लिए मुझे वो निकालना ही पड़ेगा जिसका मैंने शॉर्ट बनाया है। डिपेंड्स ऑन अटेंशन एंड एंटिसिपेशन, मतलब पूर्वानुमान पे और हम ध्यान कितना दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक अटेंटिव कितने हैं, इन दोनों चीजों पर रिएक्शनेबिलिटी डिपेंड करती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ज्यादा अच्छी होंगी तभी रिएक्शनेबिलिटी अच्छी होगी। अब हम देखते हैं रिएक्शन टाइम के कंपोनेंट, जैसे हमने बात की थी, इस पे मैंने एक शॉर्ट भी डाला था। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन टाइम, अब इसे समझते हैं। टाइम टेकन, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? देखो, टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच द सेंस ऑर्गन। सिग्नल सेंस ऑर्गन तक पहुंच रहा है, उसमें जो टाइम लग रहा है वो, पहले सेंस ऑर्गन तक सिग्नल पहुंचा, उसमें टाइम लगा। फिर टाइम टेकन बाय द सेंस ऑर्गन टू जनरेट अ नर्व इंपल्स, फिर सेंस ऑर्गन ने जनरेट करी नर्व इंपल्स, फिर उसमें टाइम लगा। फिर टाइम टेकन बाय द नर्व इंपल्स टू रीच द कंसर्न सेंटर्स इन सीएनएस, फिर वो नर्व इंपल्स जा रही है सीएनएस के कंसर्न सेंटर पे, जिस तरह की कमांड है या जिस तरह का सिग्नल है, जैसी इंपल्स है जो जहां से रेगुलेट होगी वो वहां जा रही है, उसमें समय लग रहा है। फिर टाइम टेकन बाय द सीएनएस टू जनरेट अ मोटर नर्व इंपल्स, अब यहां से इफरेंट शुरू हो गया, इफरेंस शुरू हो गया, मतलब इफरेंट जो नर्व होती हैं वो जो काम कराती हैं, जो कमांड लेके जाती हैं, वो पहुंचेंगी, जनरेट करी उन्होंने नर्व इंपल्स। फिर टाइम टेकन बाय द मोटर नर्व इंपल्स, इस मोटर नर्व इंपल्स को मसल तक पहुंचने में भी समय लगा, वो भी रिएक्शन टाइम में ही आएगा। और फिर टाइम टेकन बाय द मसल टू बिगिन द कॉन्ट्रैक्शन, फिर मसल को कुछ समय लगता है कॉन्ट्रैक्शन शुरू करने में, इसे लेटेंट टाइम बोलते हैं। तो ये सारा मिलके रिएक्शन टाइम है। रिएक्शन टाइम में अपने आप में इतनी सारी चीजें होती हैं, तब वो जाके रिएक्शन टाइम बनता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक सिग्नल आया और उस पर रिएक्ट कर दिया, तो उसके अंदर जब घुस के देखते हैं तो ये सारी चीजें, इतना प्रोसेस उसमें होता है, तब हम किसी सिग्नल के आने और रेस्पॉन्स करने के बीच में समय लेते हैं, इतना इन चीजों में समय लगता है। अब हम इससे ये समझते हैं भगवान ने कितनी सुंदर मशीन बनाई है जो इतने प्रिसाइज वे में इतने सारे मूवमेंट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कर देती है। ऐसी मशीन हमारा शरीर बनाया, हमें इस पर ख्याल रखना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स रिएक्शन टाइम की। एसेंशियल इन फास्ट पेस्ड एंड ओपन स्किल स्पोर्ट्स। ओपन स्किल के जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें, और जो ज्यादा पेस वाले जिसमें ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है, उनमें बहुत जरूरी होता है रिएक्शन टाइम। दूसरा, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। प्रेशर जब होगा तब परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। रिएक्शन टाइम अगर अच्छा होगा तो हम बहुत जल्दी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है हमारी, उसमें हम जल्दी से रिएक्ट कर पाते हैं किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करके उसे, कि क्या सिचुएशन है, हमें क्या रिएक्ट करना है। हेल्प्स इन डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव एक्शन। डिफेंसिव एक्शन में भी और ऑफेंसिव एक्शन में भी हेल्प करता है। किसी भी खेल में हम हमला कर रहे होते हैं तब भी, और जब हम डिफेंस कर रहे होते हैं तब भी। रिड्यूस रेस्पॉन्स टाइम एंड एरर। रेस्पॉन्स टाइम रिड्यूस होता है इससे, रिएक्शन टाइम से। रेस्पॉन्स टाइम, जिस भी चीज पे तुम रेस्पॉन्स दे रहे हो उसमें टाइम कम लगता है, और एरर्स, गलतियां कम होती हैं जितना अच्छा रिएक्शन टाइम होगा उससे। अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम। हॉकी में इसका एग्जांपल है गोलकीपर रिएक्टिंग टू फास्ट शॉट। फास्ट शॉट जब कोई भी गोल पोस्ट पे हो रहा है तो उसमें गोलकीपर रिएक्ट करता है, या फिर पेनल्टी स्टॉक के टाइम पे वो रिएक्ट करता है देखते हुए कि किधर वो स्टॉक लेने वाला है, किस साइड में, गोल पोस्ट की कौन सी साइड में वो मारने वाला है, पुश करने वाला है बॉल को। एथलेटिक्स में स्प्रिंट में देखा जाता है रिएक्टिंग टू अ स्टार्टिंग गन, जैसा हमने बोला सिंपल रिएक्शन होता है वो।
हमें एंटिसिपेटेड होता है कि ये गन शॉट होगा। क्रिकेट में बैट्समैन रिएक्टिंग टू बॉल स्पीड एंड बाउंस, वो एकदम से रिएक्ट करता है इस बॉल की स्पीड के अकॉर्डिंग और बाउंस के अकॉर्डिंग। पुल शॉट, हुक शॉट, सब ये रिएक्शन टाइम से लगते हैं। एकदम से सिर की तरफ बॉल आ रही है तेज स्पीड से और उस पर रिएक्ट करके बल्ला घुमाना और वहां पहुंचाना बल्ले को, तब वो शॉट को एग्जीक्यूट करना, वो अच्छे रिएक्शन टाइम की वजह से ही हो पाता है। और भी सारे शॉट्स में हमें जब स्पीड से बॉल आ रही होती है, पेस बॉलिंग हो रही होती है, तो उस पर रिएक्शन टाइम जितना अच्छा होगा उतना ही हमारे पास ज्यादा समय रहेगा उस शॉट को खेलने के लिए। जितना ज्यादा समय रहेगा उतना हम अच्छी तरह खेल पाएंगे। जो क्रिकेट वाले हैं वो इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। बैडमिंटन में रिस्पॉन्डिंग टू ए स्मैश, किसी भी स्मैश को रिस्पॉन्ड करना है, उधर से बहुत तेज स्मैश आया, हमें पोजीशन ली और उसको रिटर्न किया सॉफ्ट हैंड से। और डिसेप्टिव शॉट मारते हैं तो उसमें भी हमें रिएक्शन टाइम करना पड़ता है। ठीक, अब आती है छठी, रिदम एबिलिटी, मतलब लयबद्धता। रिदम का मतलब होता है लय बनाना, लयबद्धता। रिदम एबिलिटी ये क्या है? इट इज द एबिलिटी टू परसीव द एक्सटर्नली गिवन रिदम, जो बाहर से कोई रिदम चल रही है उसको परसीव करने की क्षमता है। एंड टू रिप्रोड्यूस इट इन मोटर एक्शन, उसको मोटर एक्शन में रिप्रोड्यूस करना, मतलब उसके साथ उसी तरह से मोटर एक्शन करना, ये रिदम है। लय बनाना किसी भी चीज के साथ, जैसे हम ड्रम पे मास पीटी करते हैं तो 1 2 3 4 वो सब करते हैं ना, तो एक साथ कर रहे होते हैं सारे, तो रिदम बनाते हैं। बाहर के लोग किस कमांड पे किस समय पे क्या कर रहे हैं, वही मोटर एक्शन हमें उसी रिदम में करना होता है। तो वो मास पीटी में ज्यादातर ये रिदम एक्टिविटी होती है। रिदम एबिलिटी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। रिदम एबिलिटी इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, ये समझने की क्षमता है, फील करने की, एंड एग्जीक्यूट मूवमेंट्स इन अ प्रॉपर टेम्पोरल सीक्वेंस। समझने की, फील करने की और एग्जीक्यूट किसी मूवमेंट को करने की क्षमता एक प्रॉपर टेम्पोरल सीक्वेंस में। आइदर बाई फॉलोइंग एन एक्सटर्नल रिदम, या तो किसी बाहर की रिदम को फॉलो करते हुए, जैसे म्यूजिक को, काउंट को, अपोनेंट को, किसी को, या फिर और एन इंटरनल रिदम, या फिर भीतर से जो रिदम आती है। हम इसे और अच्छे से बाहर आगे जाके समझेंगे कि बाहर की रिदम और अंदर की रिदम क्या है। अच्छा, एक और सिंपल वाली, इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स विद करेक्ट टाइमिंग एंड फ्लो, ये किसी मूवमेंट्स को करेक्ट टाइमिंग से और करेक्ट फ्लो में करने की क्षमता है, सिंपली रिदम। अब टाइप्स ऑफ रिदम, एक्सटर्नल रिदम जैसे अभी बात हुई थी, रिदम गाइडेड बाई आउटसाइड स्टिमुली, जो बाहर से गाइड हो रही है किसी स्टिमुलस से, वो एक्सटर्नल रिदम कहलाती है। इसका एग्जांपल देखो, एक्सरसाइजेज परफॉर्म्ड विद म्यूजिक, म्यूजिक के साथ जो एक्सरसाइज की जाती है, तो म्यूजिक बाहर से आ रहा है ना स्टिमुली, उससे हम रिदम कर रहे हैं, उससे लयबद्ध बना रहे हैं, लयबद्धता कर रहे हैं अपने मूवमेंट्स की। अब इंटरनल रिदम क्या है? ये एक्सटर्नल होगी, बाहर से जो आ रही है। रिदम जनरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द परफॉर्मर, ये रिदम अंदर से ही जनरेट हो रही है और अंदर से परफॉर्मर ही इसे खुद कंट्रोल कर रहा है। अब इसका उदाहरण देखो बहुत अच्छा, रनिंग स्ट्राइड पैटर्न। रनिंग स्ट्राइड का जो पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है ना हर बंदे का, इतने टाइम बाद ही वो दूसरा कदम लेगा, स्टेपिंग जिसे बोलते हैं रनिंग में। स्ट्राइड पैटर्न जो होता है वो इंटरनल रिदम से होता है, अंदर से ही मैनेज हो रहा होता है, वहीं से कंट्रोल हो रहा होता है, वो उसी एक लय में दौड़ता है बंदा। अच्छा, इसी के साथ एक और पैटर्न होता है रनिंग के दौरान, ब्रीदिंग पैटर्न, वो भी एक प्रॉपर लय होती है ब्रीदिंग की। जब लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो होता है उसका भी ब्रीदिंग पैटर्न होता है, और शॉर्ट डिस्टेंस रनर स्प्रिंटर का भी एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है, वो भी लयबद्ध तरीके से होता है। वो इंटरनल रिदम होती है, अंदर से वो वहीं से कंट्रोल हो रही है, वहीं से जनरेट हो रही है। एक रिदम हमने बनाई सांस लेने की और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे होते हैं तब भी, और जब शॉर्ट डिस्टेंस कर रहे होते हैं तब भी। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रॉपर टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ मूवमेंट, प्रॉपर टाइमिंग होगी और सीक्वेंसिंग होगी मूवमेंट की, किसके बाद कौन सा कब होना है। स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मोशन, स्मूथ और लगातार मोशन होगा, स्मूथ होगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्पीड फोर्स एंड टाइम, स्पीड फोर्स और टाइम के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। एफिशिएंट मूवमेंट इकोनॉमी, जैसा कि सब में आता है। स्पोर्ट्स में इसके इंपॉर्टेंस क्या है? एनहांस मूवमेंट फ्लुएंसी एंड ग्रेस, मूवमेंट को फ्लुएंट बनाता है, फ्लुएंसी को एनहांस करता है, और ग्रेस मतलब सुंदरता, देखने में अच्छा लगेगा, वो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होगा, इसको एनहांस करता है। इम्प्रूव्स टेक्निकल एग्जीक्यूशन, टेक्निकल एग्जीक्यूशन टेक्निक को परफॉर्म अच्छे से कराने में इंप्रूवमेंट करता है। हेल्प्स मेंटेन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निरंतर प्रदर्शन को हेल्प करता है। रिड्यूस एनर्जी वेस्टेज, एनर्जी की वेस्टेज को भी
बचाता है। अच्छे लेवल तरीके से करेंगे तो हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, उल्टे सीधे हाथ पैर मारेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल है इसके जिम्नास्टिक में परफॉर्मिंग फ्लोर रूटीन्स विद करेक्ट टाइमिंग, फ्लोर एक्सरसाइज जो होती है वो करेक्ट टाइमिंग के साथ करना जिम्नास्टिक में। एथलेटिक्स में मेंटेनिंग स्ट्राइड रिदम इन स्प्रिंटिंग एंड हर्डलिंग, हर्डल में भी एक स्ट्राइड रिदम होता है बहुत अच्छा, वो 3 से 3.5 स्टेप लेता है एक से हर्डल से दूसरे हर्डल के बीच में, कभी कभी 2.5 या 3 स्टेप बस केवल, वो फिक्स होते हैं हर हर्डल के बीच में, उतने स्ट्राइड लेने हैं उसी तरीके से लेने हैं, तो वो भी एक रिदम है। यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है हर्डलिंग में, जब हर्डल रनर जो होता है उसको आप देखोगे कि हर 2 हर्डल के बीच में वो परफेक्ट उतने ही कदम लेता है जितने लेता है। अगर वो वहां रिदम खराब करेगा ना तो उसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी और परफॉर्मेंस गिर जाएगी, वहां रिदम एबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्विमिंग में कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रोक साइकिल एंड ब्रीदिंग रिदम, स्विमिंग में स्ट्रोक साइकिल और ब्रीदिंग रिदम को कोऑर्डिनेट करना, हम सांस लेने का तरीका और स्ट्रोक जो लगा रहे हैं हम स्विमिंग में उन दोनों को बैलेंस करना, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना, यहाँ पे भी रिदम की जरूरत होती है। दूसरा डांस एंड एरोबिक्स में सबसे ज्यादा रिदम है परफॉर्मिंग मूवमेंट्स इन सिंक विद म्यूजिक, जो म्यूजिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें डांस करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम एरोबिक्स एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको भी हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जो एक्सटर्नल रिदम आ रही है उसको रिप्रोड्यूस करके उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। अब लास्ट और अंतिम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है ओरिएंटेशन एबिलिटी, विभेदीकरण नहीं दिशा निर्देशीकरण, दिशा निर्देश करने वाली, ठीक है। इट इज द एबिलिटी टू डिटरमाइन, ये एबिलिटी है डिटरमाइन करने की एंड चेंज द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, determine and change the position and movement of the body in time and space in relation to a definite field of action, ठीक है। किसी भी बॉडी पोजीशन को चेंज करने की, डिटरमाइन करने की, किसी भी मूवमेंट को या बॉडी पोजीशन को टाइम और स्पेस के रिलेशन में एक किसी एक्शन में, फील्ड ऑफ एक्शन में। इसका एग्जांपल देखते हैं, प्लेइंग फील्ड, बॉक्सिंग रिंग, एपरेटस एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे बॉल, अपोनेंट, पार्टनर, इनके अकॉर्डिंग। अच्छा दूसरी डेफिनेशन देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। ओरिएंटेशन एबिलिटी इज द कैपेसिटी टू रीऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट एंड एडजस्ट वंस बॉडी पोजीशन, बॉडी पोजीशन को रीऑर्गेनाइज करने की, इंटरप्रेट करने की और एडजस्ट करने की पोजीशन एंड मूवमेंट इन स्पेस एंड टाइम with respect to external reference such as the ball, opponent, goal, boundary, lines और equipment, इनके अकॉर्डिंग चेंज करने की क्षमता। अब तीसरी सिंपल वाली, इट इज द एबिलिटी टू नो वेयर योर बॉडी इज, यह जानने की क्षमता है कि कहाँ है तुम्हारी बॉडी, किस पोजीशन में है, एंड वेयर इट शुड मूव, इसे कहाँ मूव करना है, हमारी बॉडी पोजीशन क्या है और इसे कहाँ जाना है, उसका संज्ञान रखना या उसके बारे में अवेयरनेस रखना, ये ओरिएंटेशन एबिलिटी है। अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन इन स्पेस, कि तुम्हारी बॉडी पोजीशन कहाँ है, हाथ किधर है, पैर किधर है, कौन से एंगल पे जा रहा है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, कब कहाँ है मूवमेंट के दौरान। एक्यूरेट जजमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड, कितनी दूरी पे क्या है और डायरेक्शन क्या है किसका और स्पीड क्या है किसी भी चीज की, बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है तो उसकी स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है और डिस्टेंस कितनी है तुमसे। इंटेग्रेशन ऑफ विजुअल, देखने का, वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स, ये जितने भी हैं विजुअल देख के, वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स जितने भी हैं काइनेस्थेटिक सेंस, उनके सब में इंटेग्रेशन, उनका आपस में समन्वय, मिलाना, मतलब एकीकरण करना। क्विक स्पेशल डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, कब क्या कैसे करना है। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे ना हम तो और ज्यादा क्लियर होगा। इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स, एसेंशियल फॉर ओपन स्किल एंड टीम स्पोर्ट्स में एसेंशियल है, जरूरी है। हेल्प्स इन एक्यूरेट पोजीशनिंग एंड मूवमेंट, पोजीशनिंग एक्यूरेट करने में और पोजीशनिंग एंड मूवमेंट को एक्यूरेट करने में ये हेल्प करती है। इंप्रूव्स टैक्टिकल अवेयरनेस को इंप्रूव करती है और प्रिवेंट्स कोलिजन एंड पोजीशनिंग एरर को रोकती है और कोलिजन टकराव को रोकती है। अगर हमें पता होगा तो हम टकराएंगे नहीं ना उल्टे सीधे, कि कौन कहाँ कितनी गति से आ रहा है, सामने से किधर से, सब डायरेक्शन और वो सारी चीजें पता होंगी। तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। हॉकी, नोइंग द पोजीशन ऑफ बॉल, कहाँ है बॉल, टीममेट कहाँ है मेरा और अपोनेंट कहाँ है। जब हम ड्रिबलिंग कर रहे होते हैं तो हम तीनों चीजों के बारे में अवेयर होते हैं कि बॉल कहाँ है और बॉल को तो हम ड्रिबल कर ही रहे हैं तो उसे कंट्रोल करना है, वो कहाँ जा रही है,
टीममेट कहाँ है मेरा जैसे मुझे पास करना है, और अपोनेंट कहाँ है जैसे मुझे बचाना है पास करने में। ये तीनों चीज़ों के लिए अवेयर होना, वो ओरिएंटेशन एबिलिटी है। फुटबॉल में एडजस्टिंग बॉडी पोजीशन टू रिसीव एंड पास द बॉल, रिसीव करने के लिए बॉल को और पास करने के लिए बॉल को जो हम बॉडी पोजीशन एडजस्ट करते हैं वो ओरिएंटेशन एबिलिटी है। बास्केटबॉल में फाइंडिंग ओपन स्पेस एंड पोजीशनिंग फॉर अ शॉट, शॉट लेने के लिए खुली जगह देखना और पोजीशन देखना, ये ओरिएंटेशन एबिलिटी से पॉसिबल हो पाता है। बैडमिंटन में जजिंग शटल ट्रेजेक्ट्री, शटल किस ट्रेजेक्ट्री में आ रही है इसको जज करना, और कोर्ट में पोजीशन क्या है शटल की, कहाँ करने वाली है, वो ओरिएंटेशन एबिलिटी है। क्रिकेट में फील्डर पोजीशनिंग टू कैच द बॉल, जब वो बाउंड्री पे कैच ले रहा होता है ना तो उसे पता होता है कि मैं बाउंड्री के बाहर हूँ या बाउंड्री से कितना दूर हूँ। तुमने देखा होगा कई बार बहुत अच्छे अच्छे कैच फिलहाल बाउंड्री पे लिए जा रहे हैं और उसको लेके जब उसे लगता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तो वो अंदर की तरफ फेंक देता है, फिर बाहर जाकर उसे दोबारा लपक लेता है। तो वहां वो ओरिएंटेशन एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होती है, तभी वो ये कर पाता है। उसे पता होता है कि कहाँ है बाउंड्री, कहाँ हूं मैं, बॉल कितनी तेज आ रही है, मैं कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सारे जजमेंट वो कर पाता है ओरिएंटेशन एबिलिटी की वजह से ही। ठीक है, अभी हम इसका एक और पार्ट बनाएंगे क्योंकि अब इसके इम्प्रूवमेंट देखेंगे हम कि इम्प्रूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज किस तरह से होता है। तो अब ये वीडियो आधा घंटे का हो गया, तो अब हम इसका तीसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें इसके इम्प्रूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज देखेंगे। उम्मीद है कि बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कुछ लग रहा है कि थोड़ा सा और क्या इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकता है तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वो कमेंट करें और सजेस्ट करें। धन्यवाद। राधे राधे।